नमस्कार। तो एक बार फिर से हम आप सबके सामने बंगाल को लेकर के जुड़ रहे हैं। तो अब तक हमने बंगाल में कहाँ तक पढ़ा, तो ब्लैक होल की घटना हमने समाप्त कर दी थी। याद होगा आपको कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला ने एक बहुत छोटे से कमरे में इतने लोगों को एक साथ रखा कि बहुतों की उसमें मौत हो गई और बहुत लोग, कम लोग इस घटना में बचे। जो बचे थे उन्हीं में से एक हॉलवेल नामक व्यक्ति था जिसने एक किताब लिखी और उस किताब में इस सारी घटना को, ब्लैक होल की सारी घटना को या काल कोठरी की सारी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। और इसके बाद से ब्रिटेन में एक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और भारत पर अंग्रेजों का जो शासन था, सिराजुद्दौला की उसके बाद जो मौत थी, उन सबको इस घटना के बाद वैध ठहरा दिया गया। तो भले ये घटना उस समय उतनी बड़ी नहीं थी, बस इसे बड़ा बनाकर दिखाया गया। ये घटना काफ़ी छोटी थी लेकिन इसे काफ़ी बड़ा बनाकर दिखाया गया। इसमें फेक लोगों के बारे में भी बताया गया कि इतने लोग मर गए, जबकि वो लोग पहले ही मर चुके थे किसी युद्ध में, किसी अन्य कारण से, किसी रोग से वो लोग पहले ही मर चुके थे। लेकिन उन लोगों को भी बताया गया कि वो लोग भी इसी ब्लैक होल या फिर काल कोठरी की घटना के कारण ही मरे। तो इन सारी बातों के आगे अब हमने अब तक जो बंगाल देखा, यानी पिछले 7 भागों में हमने जो बंगाल देखा, आज हम 8वां भाग लेकर के आए हैं। और इस भाग में, यानी आज के भाग में हम पढ़ेंगे अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि, अलीनगर यानी कलकत्ता का नाम बदलकर सिराजुद्दौला ने अलीनगर कर दिया तब जब उसने कलकत्ता को जीता, ठीक। और उसके बाद फिर से जब कलकत्ता को जीत लिया गया अंग्रेजों द्वारा, तब सिराजुद्दौला को मजबूर होकर के अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी। क्योंकि उस समय कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया गया था, इसलिए कलकत्ता में जो संधि होती है उसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो आज हम अलीनगर की संधि को पढ़ें, यानी कि 8वें भाग को हम शुरू करें, उससे पहले हम पीछे के सारे 7 भागों को एक बार चलिए कनेक्ट करते हैं कि अभी तक बंगाल में क्या हुआ, बंगाल का कैसे उदय हुआ, बंगाल का कैसे उत्थान हुआ, बंगाल पर कैसे बार बार मराठों का हमला हुआ, मराठों के हमले से बचने के लिए किस प्रकार से मराठों को उड़ीसा दिया गया और किस प्रकार से बंगाल सुरक्षित हुआ, बंगाल के फिर जो योग्य शासक थे किस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई, और फिर बंगाल किस प्रकार से सिराजुद्दौला के हाथों में आया, किस प्रकार से ब्लैक होल की घटना हुई और किस प्रकार से सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि हुई। यहाँ तक की सारी घटनाओं को हम एक सिलसिलेवार क्रमबद्ध तरीके से देख लेते हैं। उसके बाद हम आज का ये जो टॉपिक है अलीनगर की संधि, उसे विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल, ठीक है। सबसे पहले बंगाल को पढ़ने से पहले, ठीक, बंगाल को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना है कि एक्चुअल उस समय का जो बंगाल था वो बंगाल कौन सा बंगाल था। कौन सा बंगाल का मतलब कि आज हमारे देश में एक पश्चिम बंगाल नामक एक राज्य है। भारत में आप जानते हैं 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो पश्चिम बंगाल नामक ये जो राज्य है, तो ये राज्य जो है, क्या इसी को बंगाल कहा जाता था? तो नहीं, ये बंगाल पूरा नहीं। उस समय का अगर बंगाल देखें तो ये जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश, ये पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आसाम का बहुत सारा भाग, म्यांमार का कुछ भाग, ये सारा भाग मिला करके, यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, आसाम और म्यांमार, ये पूरा भाग मिला करके ही बंगाल हुआ करता था। बंगाल उस समय विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था और बंगाल में विश्व के सबसे ज़्यादा धनाढ़ लोग रहा करते थे। बंगाल की उस समय अगर आबादी देखी जाए तो वो भी विश्व की सबसे बड़ी आबादी में से वाला एक शहर था,
ठीक। और बंगाल सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्रों वाला गढ़ था, क्योंकि बंगाल में बहुत सारी नदियां आ करके बंगाल को एक उपजाऊ क्षेत्र बना देती है। ठीक, तो ये सारे क्षेत्र मिलाकर क्या कहे जाते हैं? बंगाल। ठीक, आप जानते हैं कि जैसे जैसे मुगल शासन सत्ता कमजोर होती चली गई, मुगल शासन सत्ता कब से कमजोर होती चली गई? तो मुगल शासन सत्ता 1707 के बाद से कमजोर होती चली गई, जब मृत्यु होती है औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन सत्ता कमजोर होती चली गई। क्यों? क्योंकि जो एक बेहतरीन शासक के तौर पर जो प्रथा और अकबर ने चलाई, जहांगीर ने चलाई, शाहजहां ने चलाई, औरंगजेब ने आकर के उसे तोड़ दिया। औरंगजेब ने कुरान पर आधारित शासन व्यवस्था को चलाया, जिसके कारण बहुत सारे दुश्मन मुगलिया सल्तनत के खड़े होते चले गए। कहीं सिख एम्परर खड़ा हुआ, कहीं राजपूत खड़े हुए, कहीं रोहिल्ला खड़े हुए, कहीं जाट खड़े हुए। तो अलग अलग क्षेत्रों में लोग कहीं न कहीं उदय होने लगे। कहीं मराठा खड़े हो गए, ठीक, कहीं अहोम साम्राज्य खड़ा हो गया। तो अलग अलग साम्राज्य मुगलिया सल्तनत के खिलाफ खड़ा होता चला गया। और ज्यों ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये सारे साम्राज्य कहीं न कहीं मुगलिया सल्तनत के विपरीत खड़े हो जाते हैं। एक और कारण था मुगलिया सल्तनत के ढहने का, वो कारण ये था कि जब भी कोई राजा मरता था तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता था। उत्तराधिकार का युद्ध का अर्थ यानी कि अब राजा कौन बनेगा। मान लीजिए कोई एक राजा है और उसकी 4 संतानें हैं, तो जब वो राजा मरेगा तो उसकी चारों संतानें आपस में टकराना शुरू कर देती थी। जो धन, जो सैनिक उसके पास उसके राज्य में थे, उन्हीं में बंटवारा हो जाता था और वो चारों भाई आपस में लड़ने लगते थे। इससे उस साम्राज्य की बहुत क्षति होती थी, लोगों की क्षति होती थी, यानी धन की क्षति होती थी, जन की क्षति होती थी, और वो राज्य कमजोर होता था। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तब भी ऐसा हुआ कि औरंगजेब के पुत्रों में, जीवित पुत्रों में, वैसे तो औरंगजेब के कई पुत्र औरंगजेब के जीवित रहते ही मर चुके थे। आप जानते हैं कि औरंगजेब ने लगभग 93 से 94 साल तक क्या किया? शासन किया। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके जो पुत्र हैं वो 60 प्लस के हो चुके हैं। तो आप जानते हैं कि बहादुर शाह प्रथम जो है वो जब राजा बनता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उस समय उसकी उम्र 63 वर्ष की है और उसे अपने भाइयों से क्या लड़ना है? उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना है, उसे युद्ध लड़ना। और वो किसी तरह युद्ध जीतता भी है। वो चूंकि एक अनुभवी व्यक्ति है, क्योंकि उम्र का तकाजा उसे, उम्र है वो, उस उम्र ने उसे अनुभवी बना दिया है। वो अपने विपरीत लड़ने वालों को भी उच्च पद देता है और बहुत सारे लोगों को माफ कर दिया जाता है। ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन जब वो राजा बन रहा है, यानी बहादुर शाह जब राजा बन रहा है, अगर वो 40 साल तक शासन चला लेता तब फिर से साम्राज्य स्टेबल हो जाता, साम्राज्य स्थिर हो जाता, साम्राज्य फिर एक लंबे समय तक चलता। लेकिन बहादुर शाह जो है वो मर जाता है और बहादुर शाह की मृत्यु ने फिर से उत्तराधिकार के युद्ध को जन्म दे दिया। अब फिर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होने लगता है। तो इस प्रकार से साम्राज्य इतना कमजोर हो गया कि अलग अलग शक्तियां अलग अलग स्थान पे अपने आप को स्वतंत्र करने लगी। और इसी स्वतंत्रता की दौड़ में एक और साम्राज्य था जो स्वतंत्र हो रहा था, जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि बंगाल। वैसे तो एक समय में कई सारे राज्य स्वतंत्र हो रहे थे। तो जब मुगलिया सल्तनत कमजोर हो रही थी और सारे राज्य स्वतंत्र हो रहे थे, उस समय 3 प्रकार के राज्य स्वतंत्र हुए। नंबर 1 उत्तराधिकार वाले राज्य, नंबर 2 स्वतंत्र राज्य, और नंबर 3 नए राज्य। नंबर 1 उत्तराधिकार वाले राज्य, नंबर 2 स्वतंत्र राज्य, और नंबर 3 नए राज्य। अब उत्तराधिकार वाले राज्य किसे कहते हैं? तो उत्तराधिकार वाले राज्य वो राज्य जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, यानी उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। उन्होंने कभी ये खुले तौर पे नहीं कहा कि नहीं, मैं मुगलिया सल्तनत से अलग हूं और मैं स्वतंत्र हूं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हमेशा मुगलिया सल्तनत को अपने बड़े भाई की तरह माना। जब भी मुगलिया सल्तनत को जरूरत हुई तो उन्होंने धन और सैनिक दोनों मुगलिया सल्तनत को मुहैया कराए, ठीक। लेकिन उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनका अपना राजनीतिक ढांचा
अपना राज्य चलाने का कार्य, वो सब कुछ वो बदल चुके थे। उन्होंने मुगलिया सल्तनत से पूरी तरह से इनको अलग कर लिया था, लेकिन स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। वो समय समय पर लगान और कर भी मुगलिया सल्तनत को देते रहते थे। तो ऐसे राज्य कौन कौन से थे? ऐसे राज्य थे हैदराबाद, अवध और बंगाल। ये तीन राज्य को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जाता है, बंगाल, अवध और हैदराबाद। ठीक, ये कौन से राज्य थे? ये थे उत्तराधिकार वाले राज्य। दूसरे प्रकार के राज्य जो स्वतंत्र हुए उनका नाम था स्वतंत्र राज्य। स्वतंत्र राज्य जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्रता की घोषणा की, जिन्होंने ये बताया कि नहीं, मैं एक स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व रखता हूं, और जिन्होंने मुगलिया सल्तनत से कोई मतलब फिर नहीं रखा, यानी वो मुगलिया सल्तनत के कट्टर दुश्मन हो गए। ना ही उन्होंने कर दिया, ना ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर मुगलिया सल्तनत की सहायता की। ऐसे राज्य कौन कौन से थे? ऐसे राज्य थे मैसूर, राजपूताना और केरल। जो तीसरे प्रकार के राज्य थे वो राज्य थे नए राज्य। नए राज्य ऐसे राज्य जिन्होंने मुगलिया सल्तनत से लड़ाई लड़के, विद्रोह करके जो मुगलिया सल्तनत से अलग हुए, वो राज्य थे नए राज्य। ऐसे कौन से राज्य थे? वो थे मराठा, पंजाब और जाट। ये तीनों जो राज्य थे ये नए राज्य थे। पंजाब, मराठा और जाट, ये तीनों स्वतंत्र राज्य थे, जिन्होंने औरंगजेब के शासन के समय से ही विद्रोह करना शुरू कर दिया था। आप जानते हैं कि शिवाजी ने औरंगजेब के शासन के काल के समय से ही विद्रोह करना शुरू कर दिया। शिवाजी की औरंगजेब से काफी लड़ाइयां हुई। शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब ने दक्षिण में कई सूबेदार भेजे और कई बार संधियां भी हुई औरंगजेब और शिवाजी में, लेकिन वो स्थिर नहीं बनी रह सके। क्यों? क्योंकि औरंगजेब शिवाजी को सम्मान नहीं दे सकता था और शिवाजी बिना सम्मान के औरंगजेब के साथ रह नहीं सकते थे। तो मुगलिया सल्तनत के कमजोर होते होते ये तीन प्रकार के राज्य बन करके उभरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सारे राज्य अब अलग हो रहे हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। बंगाल सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, बंगाल जहां उपज होगी वहां ज्यादा इनकम होगी, यानी ज्यादा आय प्राप्त होगी। जहां आय ज्यादा प्राप्त होगी वहां ज्यादा धन रहेंगे, वहां ज्यादा सैनिक रहेंगे, वहां ज्यादा समृद्धि रहेगी, वहां ज्यादा व्यापार होगा, वहां ज्यादा दूसरे लोगों का, विदेशी लोगों का खिंचाव होगा ऐसे क्षेत्र में। तो वो कौन सा क्षेत्र था? तो वो बंगाल था। आप बस इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि पूरे भारत से जितना व्यापार विदेशी करते थे उसका 60% व्यापार मात्र विदेशी कंपनियां से बंगाल से करती थी। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल जो है वो कितना समृद्धशाली है कि पूरे भारत से व्यापार जितना किया जा रहा है उसका 60% सिर्फ बंगाल से किया जा रहा है, बाकी 40% में पूरे भारत से व्यापार हो रहा है। तो आप बंगाल की समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। चलिए, अब बंगाल जब स्वतंत्र हो रहा है तो ऐसे समय में जो बंगाल को एक नए राज्य के तौर पे अस्तित्व में लाता है, जो बंगाल को स्वतंत्र कराता है, उस राजा या उस व्यक्ति का जो नाम है वो है मुर्शीद कुली खान। क्या नाम है? मुर्शीद कुली खान। लेकिन मुर्शीद कुली खान वो उनका वास्तविक नाम नहीं था। अगर हम मुर्शीद कुली खान के बारे में बात करें तो मुर्शीद कुली खान का जन्म दक्कन में होता है। अब कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि दक्कन किस क्षेत्र को कहते हैं और दक्कन में कौन कौन से वो 8 राज्य आते हैं। दक्कन में हुआ था मुर्शीद कुली खान का जन्म एक हिंदू परिवार में, ठीक, और उनका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। 10 वर्ष की उम्र में सूर्य नारायण मिश्रा को उनके पिता बेच देते हैं। किसके पास? तो हाजी शफी के पास मुर्शीद कुली खान यानी सूर्य नारायण मिश्रा को बेच दिया जाता है। जब हाजी शफी सूर्य नारायण मिश्रा को गोद लेते हैं तो वो उन्हें नाम देते हैं मोहम्मद हादी। ठीक, मोहम्मद हादी सूर्य नारायण मिश्रा के साथ या फिर मोहम्मद हादी के साथ भारत में ही अलग अलग स्थानों पे नौकरियां करते हैं, लेकिन जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं तो वो मोहम्मद हादी से कहते हैं कि ठीक है अब हमें फारस जाना चाहिए, और वो फारस चले जाते हैं अपनी मातृभूमि में अपने देह त्याग करने के लिए, यानी मरने के लिए। ठीक, और वहीं पर जाके फारस में मुर्शीद कुली खान के जो पिता हैं यानी प्रतिपालक पिता
हाजी सफ़ी, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मुर्शीद कुली खान का अगर जन्म की बात करें तो 1665 में मुर्शीद कुली खान का जन्म हुआ था। ठीक। जब हाजी शफी की मृत्यु हो जाती है फारस में, तो उनकी मृत्यु के लगभग 5 साल के बाद मोहम्मद हादी फिर से भारत आ जाते हैं, या फिर सूर्य नारायण मिश्रा फिर से भारत आते हैं, और उनकी योग्यता के बल पर सूर्य नारायण मिश्रा लोगों की आंखों में आने लगते हैं। ठीक। अब एक बार ये औरंगजेब की नज़र में आते हैं, और औरंगजेब मोहम्मद हादी को या सूर्य नारायण मिश्रा को नाम देता है या फिर उपाधि देता है मुर्शीद कुली खान, और इनको बना दिया जाता है बंगाल का दीवान। 1700 की ये घटना है। 1700 में मोहम्मद हादी को, ठीक, या मुर्शीद कुली खान की उपाधि देकर औरंगजेब बंगाल का दीवान बना देता है। कई बार बदली होने के बाद, कभी बंगाल, कभी दक्कन, तो कभी दिल्ली वाला क्षेत्र, कई बार बदली होने के बाद अंतिम में इनको स्थिरता मिल जाती है 1717 में, जब बंगाल का इन्हें सूबेदार बना दिया जाता है फर्रुखसियर द्वारा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मुर्शीद कुली खान जो हैं, इनका ये पूरा अब ये अपने हिसाब से, अब ये बंगाल को क्या कर लिए, स्वतंत्र कर लिए। 1717 की घटना है। ये बंगाल को धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत से स्वतंत्र कर लिए। कहा जाता है 1719 तक, 19 में इन्होंने बंगाल को स्वतंत्र कर लिया था। किसके समय में? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 3 राज्य मुगलिया सल्तनत से अलग होते हैं। एक बंगाल, दूसरा अवध और तीसरा हैदराबाद। ये तीनों राज्य मुगलिया सल्तनत के दौरान या मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुगलिया सल्तनत से अलग हो। अब मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को मजबूती देने के लिए बहुत सारे कार्य किए, जैसे में इजारेदारी प्रथा का। अब इजारेदारी प्रथा क्या है? तो आप जैसा जानते हैं कि जो पहले थे वो जागीरदार हुआ करते थे, यानी बहुत सारा लैंड है, बहुत सारी भूमि है, और उस भूमि का एक मालिक हुआ करता था, और वो पुश्त दर पुश्त वो भूमि उसी के पास रहती थी। वो उस भूमि पर किसानों द्वारा खेती करवाता था, और जो भी इनकम होती थी उसमें से कुछ भाग वो राजकोष में दे देता था। तो इससे राजकोषीय स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी बंगाल की। तो इसलिए बंगाल की राजकोषीय स्थिति यानी राजकोष को मजबूत करने के लिए मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया। अब इजारेदारी प्रथा क्या है? तो इजारेदारी प्रथा का अर्थ होता था कि सारी भूमि सारे जागीरदारों से ले ली जाएंगी और उस भूमि की नीलामी की जाएगी। जो उस भूमि पर सबसे ज़्यादा इनकम देने की यानी सबसे ज़्यादा धन देने की बात करेगा, वो भूमि उसी व्यक्ति को उस नीलामी में सौंप दी जाएगी। और वही किया मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी प्रथा के अंतर्गत। अब आप सोच रहे होंगे कि तो क्या जो जागीरदार थे उन्होंने विद्रोह नहीं किया? स्वाभाविक बात है, जागीरदारों ने विद्रोह किया, और आपने पीछे की वीडियो में देख लिया है कि जागीरदारों ने किस प्रकार से विद्रोह किया और उनके विद्रोहों को किस प्रकार से मुर्शीद कुली खान द्वारा दबाया गया। ठीक। अगली जो प्रथा थी जो मुर्शीद कुली खान ने चलाई वो तकावी ऋण की प्रथा थी। अब ये तकावी ऋण क्या है? तो किसानों को अन्न उपजाने के लिए या किसानों को खेती करने के लिए खेती से पूर्व ही जो ऋण दिया जाता था उसे ही तकावी ऋण कहा जाता था। ठीक। तो ये तकावी ऋण की प्रथा भी चलाया गया किसके द्वारा? मुर्शीद कुली खान द्वारा। अगला था विद्रोहियों का दमन, यानी कि जब इजारेदारी प्रथा प्रारंभ हो रही थी उस समय बहुत सारे जागीरदारों ने विद्रोह किया, लेकिन चूंकि मुर्शीद कुली खान इसके लिए तैयार था इसलिए उसने बड़े आराम से जागीरदारों की विद्रोह को दबा दिया। आगे बढ़ते हैं। राजधानी का बदलाव। मुर्शीद कुली खान ने एक और कार्य किया। जब वो नवाब बनता है तो उसने जो राजधानी थी उस समय ढाका हुआ करती थी, बंगाल की राजधानी उस समय ढाका हुआ करती थी, तो उसने ढाका से राजधानी को बदल दिया और मुर्शिदाबाद कर दिया। कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद। अब एक नज़र में अगर देखा जाए तो बंगाल की राजधानियों को जान लेते हैं। बंगाल की राजधानी पहले थी राजमहल, राजमहल से बदल के आई ढाका,
ढाका से बदली मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से वो बदलेगी मुंगेर। वो आगे की क्लास में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मुंगेर गई। ठीक, बात आती है राजधानी क्यों बदली गई मुर्शीद कुली खान द्वारा। तो राजधानी मुर्शीद कुली खान ने इसलिए बदली क्योंकि जो ढाका था वो षड्यंत्रों का गढ़ हो चुका था और मुर्शीद कुली खान को बहुत लोगों से संघर्ष करना पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने उन षड्यंत्रों से निपटने के लिए सबसे आसान तरीका उन्हें जो लगा कि राजधानी ही क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, इसलिए राजधानी बदल दी गई। आगे बात करते हैं, कंपनी को चुंगी यानी कंपनी के चीजों पर चुंगी लगाई गई। तो क्या इससे पहले चुंगी नहीं ली जाती थी कंपनी से? तो नहीं। कारण क्यों नहीं ली जाती थी? आपको याद होगा कि जब फर्रुखशियर राजा था मुगलिया सल्तनत में, तो उसके दरबार में एक अंग्रेजों का ग्रुप आया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस अंग्रेजों के ग्रुप का नेतृत्व किसने किया था, ये बताया गया था। उसमें हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था और उस समय फर्रुखशियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था। हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने फर्रुखशियर के उस फोड़े का या उस रोग का इलाज किया और फर्रुखशियर उससे प्रसन्न हुआ। फर्रुखशियर ठीक हो गया और प्रसन्न होकर फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को एक निश्चित सलीना इनकम दे करके दरबार में बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इससे क्या हो गया, बंगाल में जब अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई तो इससे कई चीजें गड़बड़ हो गई। पहला कि अंग्रेजों की जो प्रतिस्पर्धा थी दूसरे व्यापारियों से वो खत्म हो गई। अंग्रेज दूसरे व्यापारियों से स्वतः से ही आगे निकल गए। कारण कि दूसरे व्यापारियों को ज्यादा चुंगी कर देना पड़ता और भी बहुत सारे कर देने पड़ते, लेकिन अंग्रेजों को कोई भी कर देने की अब आवश्यकता नहीं थी। तो इससे अगर वो कम दाम पे अगर व्यापार कर लेते तो उनकी चीजें सस्ती रहती और बाकी व्यापारियों की चीजें महंगी रहती। पहला फायदा। दूसरा फायदा, अंग्रेजों को दस्तखत जारी करने की परमिशन मिल गई। अब दस्तखत क्या था? तो दस्तखत का अर्थ ये था कि अंग्रेज अपने किसी भी सामान पर एक पत्र जारी कर देते थे और कह देते ये अंग्रेजी सामान है। भले ही वो अंग्रेजी कंपनी का नहीं होता, वो किसी पर्सनल अंग्रेज का ही होता, लेकिन उस पर भी अगर दस्तखत जारी हो गया है तो उसे कंपनी का सामान समझकर छोड़ दिया जाता, उस पर भी चुंगी नहीं लगती। तो इससे उनका पर्सनल व्यापार भी काफी बड़ा होता गया और अंग्रेज अमीर होते जा रहे थे। दूसरी एक अच्छी बात थी अंग्रेजों के लिए, लेकिन राज्य के लिए ये गड़बड़ बात थी। तीसरी बात जो थी वो ये कि जो भारतीय व्यापारी थे वो भी अब अंग्रेजों के पास जाने लगे और एक अपने लिए भी दस्तखत जारी करवाने लगे कि मेरे लिए भी जारी कर दीजिए ताकि मुझे भी बंगाल सरकार को कर न देना पड़े, चुंगी न देना पड़े, और बदले में वो अंग्रेजों को कुछ घूस दे रहे। तो इससे अंग्रेजों को तो फायदा लेकिन राज्य को घाटा हो रहा था। तो राज्य को अगर घाटा हो रहा है और अंग्रेजों को फायदा हो रहा है तो एक तरफ राज्य नीचे जा रहा था और अंग्रेज ऊपर जा रहे थे। जब इन बातों को मुर्शीद कुली खान ने देखा और समझा तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि नहीं, आपको भी अब कर और चुंगी देना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भूमि लेना अधिकारियों से। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी कोई भी अधिकारी, कोई भी सैनिक कुछ अच्छा कार्य करता या जब उसका बहुत ज्यादा वेतन राज्य पर बाकी हो जाता तो जो सरकारें थी, जो मुगलिया सल्तनत थी, वो अधिकारियों को बहुत सारा भूमि दे देती उनके वेतन के बदले। ठीक, तो इससे क्या होता कि जो खालसा भूमि है, राज्य की खालसा भूमि, वो घटती चली जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि खालसा भूमि क्या है। तो ऐसी भूमियां जिस पर राज्य का डायरेक्ट नियंत्रण, सीधा नियंत्रण होता है, वहां पर उपज लेने वाली सारी पूरी की पूरी जो फसल है उस पर सीधा नियंत्रण, पूरा का पूरा नियंत्रण राज्य का होता है, तो उसे खालसा भूमि कहते हैं। बाकी भूमियों पर जो किसानों की भूमियां, जागीरदारों की भूमियां हैं, जमींदारों की भूमियां हैं, उस पर लोग कर लेते थे। लेकिन जो खालसा भूमि थी, खालसा भूमि में पैदा होने वाला सारा अनाज सरकार का होता था और वो राजकोष में आता था। तो जो भी आज तक अधिकारियों को भूमि दी गई थी उनके वेतन के बदले, उन सारी भूमियों को मुर्शीद कुली खान ने वापस लिया और उसे क्या कर दिया, उसे
खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। इससे बंगाल की आय क्या होने लगी, बढ़ने लगी और बंगाल समृद्ध होने लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब एक समय, एक पेज ऐसा आता है कि हर व्यक्ति का, हर राज्य का अंत होता है। मुर्शीद कुली खान के साथ भी ऐसा हुआ। मुर्शीद कुली खान 1717 से लेकर के 1727 तक बंगाल को बड़े बेहतरीन ढंग से उन्होंने चलाया। उसके बाद मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हो जाती है और मुर्शीद कुली खान की अपनी कोई भी औलाद नहीं होती। ठीक, तो मुर्शीद कुली खान ने अपनी बेटियों की शादी सुजाउद्दीन से कर दी। मुर्शीद कुली खान ने क्या की, अपनी बेटियों की शादी सुजाउद्दीन से कर दी और सुजाउद्दीन फिर बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन का कोई महत्वपूर्ण योगदान तो बंगाल में नहीं रहा, लेकिन एक उसका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो ये कि सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खान को बिहार का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक, अलीवर्दी खान, ये अलीवर्दी खान आने वाले समय में बंगाल का नवाब बनेगा, इसी सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खान की हत्या करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजाउद्दीन का शासनकाल भी 1727 से लेकर 1739 तक चला और सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खान गद्दी पर बैठा। ठीक, 1739 से लेकर 1740 तक सुजाउद्दीन ने 1727 से 1739 तक शासन किया और उसके बाद सरफराज खान गद्दी पर बैठा। लेकिन सरफराज खान को अपने राज्य से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, उसे मात्र धर्म कर्म की चीज़ों से ही ज़्यादा लगा हुआ करता था। उसकी जो राजनीतिक चीज़ें थी उसको कोई और ही चलाया करता था, यानी राज्य को कोई और ही चला रहा था। अलीवर्दी खान ने बड़ी काबिलियत से अपने सगे भाई यानी अपने भाई को सरफराज खान का मुख्य सलाहकार नियुक्त करा दिया, सरफराज खान के मुख्य सलाहकार को हटाकर। और उसके बाद अलीवर्दी खान और उसके भाई ने मिलकर के सरफराज खान की हत्या कर दी। एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है 1740 में गिरिया का युद्ध, और 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को हरा करके, परास्त करके अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खान जब बंगाल का नवाब बनता है उस समय सन है 1740। ठीक, सन कौन सा है, 1740, जब अलीवर्दी खान बंगाल का क्या बन गया, नवाब बन गया। अलीवर्दी खान ने बंगाल को बहुत बेहतरीन ढंग से चलाया। अगर देखा जाए तो अलीवर्दी खान वो शासक है जिसके समय में मराठा लगभग 5 बार बंगाल पर आक्रमण करते हैं, और ये वही समय है जब मराठा बड़ी मात्रा में बंगाल में त्राहिमाम मचा देते हैं, यानी कि बंगाल को पूरी तरह से लूटा जाता है, बंगाल को बहुत बुरी तरह से ध्वस्त किया जाता है। वहाँ कहा जाता है कि इन 5 युद्धों में, इन 10 साल के पूरे लूट में, आक्रमण में लगभग 4 लाख लोगों की हत्या हुई, और उस समय कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं उभर करके आई थी। ठीक, इसे वर्दी आक्रमण भी कहते हैं, क्योंकि एक भाड़े के सैनिकों का ग्रुप था जिसे वर्दी कहते थे, और वो जिसे मराठे पैसे दे करके अपनी सेना में रखते थे, और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि अलीवर्दी खान उनको रोकने में असक्षम थे। ठीक, और बार बार वो बंगाल को कहीं न कहीं लूट रहे थे। जब अलीवर्दी खान को लगा कि अब मैं बंगाल को बचा नहीं पाऊंगा, तो उसने उस बर्गी रेड से निजात पाने के लिए एक समझौता कर लिया। और समझौता किससे हुआ, तो मराठों के साथ समझौता हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मराठों के साथ अलीवर्दी खान का जो समझौता था वो कब हुआ और कब से कब तक लेकर मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बंगाल लगभग सुरक्षित हो गया। बंगाल कैसे सुरक्षित हुआ, तो बंगाल का जो एक भाग, उड़ीसा वाला भाग था, ये मराठों को इसकी पूरी तरह से 1752 की ये घटना है जब मराठों को पूरी तरह से यह बंगाल का क्या दे दिया गया, पूरा सब कुछ
दे दिया गया कि ठीक है आप पूरी तरह से उड़ीसा को ले लीजिए, और हर साल 12 लाख रुपए देना भी बंगाल ने स्वीकार किया कि 12 लाख रुपए भी हम आपको देंगे, और हम आपको उड़ीसा की दीवानी भी दे दे रहे हैं, आप उड़ीसा से जो भी इनकम प्राप्त होगा आप उसे भी रखिए। और इसके बाद बंगाल कहीं ना कहीं क्या हो सका, तो बच सका। लेकिन अभी बंगाल पर एक और खतरा मंडरा रहा था, वो था यूरोपियों का। अलीवर्दी ने लगभग सबसे पहले, कहा जाता है कि अलीवर्दी खान ने यूरोपियों के बारे में सही समझ विकसित कर ली थी। अलीवर्दी खान का एक स्टेटमेंट था, अलीवर्दी खान ने कहा था कि ये जो यूरोपीय हैं ये मधुमक्खियों की तरह हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से नियंत्रित कर पाते हैं तो ये आपको शहद देंगे, और अगर आप इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो ये आपको डंक से मार मार कर मार डालेंगे। ठीक, तो अलीवर्दी खान ने इन्हें स्वतंत्रता दी, लेकिन इनको कभी भी किले बंदी करने का आदेश नहीं दिया। लेकिन असमय अलीवर्दी खान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। असमय कहें या पूरा समय जीकर, क्योंकि लगभग आखिरी समय था अलीवर्दी खान का जब ये वृद्धावस्था में ही राजा बने थे या नवाब बने थे। अलीवर्दी खान की कुल 3 पुत्रियां थीं। नंबर 1 घसीटा बेगम, मैमुना बेगम और अमीना बेगम। यानी कि अलीवर्दी खान को भी कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खान को क्या थी, 3 पुत्रियां थीं। कौन कौन? घसीटा बेगम जिनका कोई पुत्र नहीं था, इनके पति अलीवर्दी खान के जिंदा रहते ही घसीटा बेगम के पति मर गए। दूसरे मैमुना बेगम, मैमुना बेगम के भी जो पति थे वो अलीवर्दी खान के जिंदा रहते ही मर गए। और तीसरे अमीना बेगम, अमीना बेगम के भी जो पति थे वो अलीवर्दी खान के जिंदा रहते ही मर गए। ठीक, आगे बात करते हैं तो घसीटा बेगम का जो विवाह था, यानी अलीवर्दी खान की पहली बेटी घसीटा बेगम का जो विवाह था वो नवाजुद्दीन मोहम्मद से हुआ था, जो ढाका के गवर्नर थे। मैमुना बेगम का जो विवाह था वो हुआ था जैनुद्दीन अहमद के साथ। किससे हुआ था? मैमुना बेगम का जो विवाह था वो सैयद अहमद के साथ हुआ था, जो पूर्णिया के गवर्नर थे। और अमीना बेगम का जो विवाह था वो जैनुद्दीन अहमद के साथ हुआ था, जो पटना के गवर्नर थे। ठीक, तो जो अमीना बेगम है, किसकी लड़की? अलीवर्दी खान की जो लड़की है अमीना बेगम, इनको 3 पुत्र हैं, सिराजुद्दौला, इकरामुद्दौला और मिर्जा मेहदी। ठीक, मैमुना बेगम का एक पुत्र है शौकत जंग, और घसीटा बेगम को हमने पहले ही बताया कि कोई पुत्र नहीं है। ठीक, तो जब अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है तो अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? तो सिराजुद्दौला को बनाया, यानी कि अपनी सबसे छोटी पुत्री अमीना बेगम के पुत्र को क्या बनाया? बंगाल का नवाब बनाया। अब आप देख रहे हैं कि जब सिराजुद्दौला क्या बन रहा है? बंगाल का नवाब बन रहा है, तो इसके विरोधी कौन कौन है? क्या शौकत जंग जो इनकी मौसी का लड़का है, क्या वो चाहेगा कि सिराजुद्दौला नवाब बने, या घसीटा बेगम चाहेंगी कि क्या वो नवाब बने? ये दो इसके परिवार के लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं क्या बने? बंगाल का नवाब बने। और इसके परिवार से इतर भी सैकड़ों लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब ना बने, जिनमें अंग्रेज भी एक मुख्य भूमिका निभा रहे थे। ठीक, अब जब अंग्रेजों ने देखा कि बंगाल में अब हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि अंग्रेज शुरू से ही निगाहें गड़ाए बैठे थे बंगाल में हस्तक्षेप के लिए। क्यों? क्योंकि बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत था। एक बात देखी जाती है, ध्यान दीजिएगा कि 1498 में, 1498 का समय था जब भारत में पुर्तगालियों का आगमन होता है। जब वास्को डिगामा भारत आता है, वो समय कौन सा है? 1498। पुर्तगाली वास्को डिगामा, उसने भारत के रास्ते जल मार्ग की खोज की, यूरोप से भारत के जल मार्ग की खोज की। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं आप इस मैप में, ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये यूरोप है, और यूरोप का सबसे जो है पश्चिमी देश माना जाता है पुर्तगाल को। और पुर्तगाल का एक नाविक जिसका नाम क्या है? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा आता है कहाँ? भारत।
वास्को डी गामा कहाँ आता है? भारत। कहाँ से आता है? पुर्तगाल से आता है। पुर्तगाल का एक नाविक है, पुर्तगाल के राजा की मदद से, सहयोग से वो कहाँ आता है? भारत। भारत का राज्य केरल, वर्तमान केरल में, केरल के काली तट पर वो आता है। ठीक। और उस समय वहाँ का राजा है जमोरिन, और उस समय भारत का राजा है सिकंदर लोदी। यानी कि सल्तनत काल में, कब? सल्तनत काल में। सल्तनत काल कब से कब तक? सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 तक सल्तनत काल चलती है। सल्तनत काल 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ, तब सल्तनत काल का अंत होता है और भारत में मुगल काल का प्रारंभ होता है। तो सल्तनत काल में, यानी मुगलों के आगमन से भारत में पहले ही, मुगल का आगमन भारत में हो रहा है, उससे पहले ही पुर्तगाली भारत में आ चुके हैं। लेकिन पुर्तगालियों ने भारत को कब्जा नहीं किया या कब्जा नहीं कर पाए। इसका क्या कारण था? जबकि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो लगभग 100 साल आप देख लीजिए, 100 साल बाद, ठीक, यहाँ पर 1498, ठीक, 1498 में पुर्तगालियों का आगमन हुआ और 1498 के बाद 1600 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और लगभग 100 साल बाद, 100 साल से भी ज्यादा साल बाद आए कौन? ब्रिटेनियर यहाँ, यानी अंग्रेज आए, और फिर भी भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। इसका मुख्य कारण यही था कि पुर्तगालियों ने बंगाल पर अधिकार नहीं जमा पाए। पुर्तगाली जो थे उनका अधिकार बंगाल पे नहीं हो पाया था। कहा जाता है कि अगर डुप्ले ने बंगाल पर कब्जा कर लिया होता तो भारत पर पुर्तगालियों का शासन होता, ना कि अंग्रेजों। ठीक। लेकिन चलिए, अब कारण जो भी रहा हो, लेकिन यहाँ पर शासन किसका हो गया? शासन यहाँ पर सिराजुद्दौला का हो गया है। किसकी मृत्यु के बाद? तो उसके नाना अली वर्दी खान के मृत्यु के बाद। और सिराजुद्दौला किसका लड़का है? तो सिराजुद्दौला लड़का है अमीना बेगम का लड़का है सिराजुद्दौला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि आखिर अंग्रेजों ने इसमें कैसे खुद को इन्वॉल्व किया। तो अंग्रेजों ने साथ देना शुरू किया घसीटा बेगम का। अंग्रेजों ने जब देखा कि घसीटा बेगम को कहीं न कहीं राज्य के लिप्सा है, तो आखिर घसीटा बेगम को क्या दिक्कत थी कि वो सिराजुद्दौला को नवाब नहीं बनने देना चाहती थी। तो जब इनकी मृत्यु हुई, यानी घसीटा बेगम के जो पति हैं नवासिम मोहम्मद, जो ढाका के गवर्नर हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, तब घसीटा बेगम को किसी और से प्रेम होता है और वो चाहती हैं कि वो उनसे विवाह कर ले। लेकिन ये बात सिराजुद्दौला को अच्छी नहीं लगती और सिराजुद्दौला घसीटा बेगम के प्रेमी को सरेआम फांसी पर चढ़ा देता है और इस बात से घसीटा बेगम सिराजुद्दौला की दुश्मन हो गई। और ये दुश्मनी कहीं न कहीं उन्होंने सिराजुद्दौला को नवाब ना बनने देने में निभानी प्रारंभ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। घसीटा बेगम, अब सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले सिराजुद्दौला के सामने जो थी वो ये थी कि अपने आंतरिक दुश्मनों को, अपने आंतरिक कलह को क्या करना? समाप्त करना। तो सबसे पहला जो उनका विरोधी था वो कौन थी? तो घसीटा बेगम थी। तो घसीटा बेगम को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए सिराजुद्दौला ने घसीटा बेगम को बुलाया कि ठीक है आप आइए। घसीटा बेगम कौन है? सिराजुद्दौला की सगी मौसी हैं। घसीटा बेगम और मैमुना बेगम, ये दोनों सिराजुद्दौला की क्या है? सगी मौसी हैं। घसीटा बेगम को सिराजुद्दौला द्वारा बुलाया गया कि ठीक है आप आइए और सारी चीज़ों को हम सुलझा देंगे मिल करके, आपको जो चीज़ें चाहिए हम दे देंगे। जब घसीटा बेगम आती हैं सिराजुद्दौला से मिलने के लिए, तो सिराजुद्दौला घसीटा बेगम को कैद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सिराजुद्दौला ने अपने एक प्रतिद्वंदी को समाप्त कर दिया, घसीटा बेगम के नाम से जाने जाने वाली एक प्रतिद्वंदी। अब दूसरे प्रतिद्वंदी जो सिराजुद्दौला के सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक हैं, वो कौन है? तो शौकत जंग है। तो आखिर में अब शौकत जंग को कैसे समाप्त करें? कौन? तो सिराजुद्दौला। तो शौकत जंग से खुले तौर पर युद्ध होता है
उस युद्ध का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया जा चुका है। ठीक, तो शौकत जंग से युद्ध होता है किसका? सिराजुद्दौला का। और सिराजुद्दौला शौकत जंग को युद्ध में हराते भी हैं और सिराजुद्दौला शौकत जंग को युद्ध में मार भी देते हैं। तो इस प्रकार से सिराजुद्दौला ने अपने आंतरिक विद्रोह को क्या कर लिया? तो दबा दिया और अपने आंतरिक विद्रोह को खत्म कर दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सिराजुद्दौला किस प्रकार से अपने बाह्य विद्रोहियों से निपटेंगे। किस प्रकार से सिराजुद्दौला ने अपने आंतरिक विद्रोह को, यानी घर के अंदर जो विद्रोह हो रहा था उसे सिराजुद्दौला ने लगभग क्या कर दिया? पूरी तरह से समाप्त कर दिया। लेकिन अब जब सिराजुद्दौला अपने आंतरिक विद्रोह में व्यस्त था, यानी सिराजुद्दौला जब शौकत जंग से युद्ध में व्यस्त था, उसी समय अंग्रेजों ने कलकत्ता को जीत लिया, यानी कलकत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। और इस बात से सिराजुद्दौला बहुत नाराज हुआ। सिराजुद्दौला ने पहला आक्रमण किया कासिम बाजार पर, कासिम बाजार को जीत लिया। और दूसरा आक्रमण किया कहां पर? तो कलकत्ता पर। और उस समय अंग्रेजों का जो पूरा ध्यान है वो कर्नाटिक युद्ध में है। आखिर में ये कर्नाटिक क्या कर्नाटक है? तो नहीं, कर्नाटिक नहीं है। ये जो पूरा तटवर्तीय क्षेत्र था, ये जो पूरा तटवर्तीय क्षेत्र था, आंध्रा वाला पूरा तटवर्ती क्षेत्र, इसको कर्नाटिक क्षेत्र का नाम दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो यहाँ पर इस कर्नाटिक क्षेत्र में युद्ध में व्यस्त थे कौन? तो अंग्रेज व्यस्त थे। और अंग्रेजों का युद्ध किससे हो रहा था? तो फ्रांसीसियों से हो रहा था। इस युद्ध में व्यस्तता के चलते जो अंग्रेज हैं वो अपना ध्यान कर्नाटिक युद्ध में लगा रहे थे और उनका ध्यान बंगाल पर नहीं था या कलकत्ता पर नहीं था। और उसी समय कलकत्ता पर आक्रमण करके सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीत लिया। आपको ये भी याद होगा कि कलकत्ता पर जीत करके सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम क्या कर दिया? बदल दिया। और कलकत्ता का नाम क्या रख दिया? तो कलकत्ता का नाम उसने रख दिया अलीनगर। कलकत्ता का क्या नाम रख दिया? अलीनगर। उस फोर्ट विलियम में जो अंग्रेज थे वो लगभग क्या किए? एक नाव से भाग गए एक द्वीप पर। कमेंट बॉक्स में उस द्वीप का नाम आप हमें क्या करिएगा? बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला ने उसी अलीनगर में यानी कलकत्ता में बीचों बीच एकदम अपना दरबार लगाया। शाम का समय था और फिर दरबार के बाद सिराजुद्दौला आराम करने के लिए चला गया एक अंग्रेज के कमरे में। जैसे जैसे शाम होने लगी वैसे वैसे व्यवहार दोनों लोगों का बदलने लगा, अंग्रेजों का भी और सिराजुद्दौला के सैनिकों का भी। कहा जाता है कि अब ये जो साक्ष्य हम आपके सामने दे रहे हैं ये हॉलवेल की पुस्तक से पूरा का पूरा साक्ष्य लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हॉलवेल लिखते हैं कि एक अंग्रेज नशे की हालत में एक सैनिक को गोली मार देता है। उस अंग्रेज की इस हरकत से जो सैनिक हैं वो डर जाते हैं और कहीं न कहीं वो सिराजुद्दौला से कहते हैं कि इन अंग्रेजों को रात के समय में खुला छोड़ना सही नहीं है, इसलिए इन्हें क्या किया जाए? इन अंग्रेजों को कहीं न कहीं बंद किया जाए, किसी कमरे में बंद किया जाए। सिराजुद्दौला इस बात की इजाज़त दे देता है और सारे अंग्रेजों को एक काल कोठरी में एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कितने बाई कितने का कमरा था। ठीक, बंद कर दिया जाता है। और उस समय वो गर्मी का, ये जून का महीना है, ध्यान रखिएगा। जून के समय में कौन सा था समय? जून के समय में, ये समय है जून का 1756 में, जब सिराजुद्दौला उस फोर्ट विलियम को यानी कलकत्ता को क्या करता है? जीत लेता है। और उस जून के बहुत बेरहम गर्मी में उस छोटे से कमरे में सारे लोगों को भर दिया जाता है, ठूंस दिया जाता है और उसमें गर्मी से, प्यास से और बहुत ज़्यादा उमस से, भीड़ से लोग दबते हैं और बहुत ज़्यादा लोग उसमें मर जाते हैं। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब जब
इसकी खबर दक्षिण में मिलती है युद्ध के समय, तब दक्षिण से एक दो सेना भेजी जाती है, एक थल के रास्ते और एक जल के रास्ते, ठीक है। और वो सेना आकर के फिर से, ये समय कब का है, तो ये समय है 1757 का। कब समय है, 1757 का, जनवरी 1757 का। ध्यान रखिएगा, जून 1756 में कलकत्ता को अंग्रेजों के हाथों से छीन लेता है सिराजुद्दौला, और जनवरी 1757 में सिराजुद्दौला के हाथों से कलकत्ता को फिर से छीन लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, ठीक। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला के हाथों से कलकत्ता को या फोर्ट विलियम को छीना जाता है, और किस प्रकार से फिर से सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की जाती है, और अलीनगर की संधि फिर किस प्रकार से टूटती है और क्यों होता है प्लासी का युद्ध। 1757 अंग्रेजों का पहला भारत में पांव जमाने का चरण, पहला चरण, जब अंग्रेजों ने भारत में क्या कर लिया, पांव जमा लिया प्लासी के युद्ध से। और 1764 जब अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध से भारत में अपना एक घर बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से, आज के टॉपिक से। यहां तक हम जान गए कि सिराजुद्दौला ने क्या कर लिया है, कलकत्ता को जीत लिया है। कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना हो चुकी है, और अब कलकत्ता को जीतने के लिए फिर से दक्षिण से, कर्नाटक से दो सेनाएं भेजी जा रही हैं उत्तर में, एक थल मार्ग से और दूसरी जल मार्ग से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, कलकत्ता में अंग्रेजों के हारने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उस समय दक्षिण में कर्नाटिक युद्ध चल रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसियों से, जिसके कारण अंग्रेजों का ध्यान उसी तरफ था। हमने बताया था कि जब सिराजुद्दौला ने 1756 में आक्रमण किया फोर्ट विलियम पर यानी कलकत्ता में, उस समय अंग्रेज दक्षिण में कर्नाटिक वार लड़ रहे थे फ्रांसीसियों से। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत, पूरी पावर और पूरा धन और पूरा ध्यान सब कुछ दक्षिण में कर्नाटिक वार में लगाया हुआ था। इसलिए वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए कलकत्ता में, जहां जिसके कारण वो कलकत्ता में हार गए। ये भी बहुत सारे कारणों में से एक कारण था। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में अंग्रेजों की हार का बदला लेने के लिए दो फौजें भेजी जाती हैं, एक जमीनी रास्ते क्लाइव के साथ और एक पानी के रास्ते वॉटसन के साथ, ठीक। अब कलकत्ता में क्या हुए, अंग्रेजों ने जो कब्जा किया था, ठीक, वो कब्जा छूट गया, हार गए अंग्रेज। तो अब कलकत्ता को फिर से पाने के लिए अंग्रेजों ने दो सेना नायकों के नेतृत्व में दो फौजें भेजी। एक के जो लीडर हैं वो क्लाइव हैं, रॉबर्ट क्लाइव, जो जमीनी रास्ते से सेना को लेकर आ रहे हैं कलकत्ता, और दूसरे के जो लीडर हैं या सेना नायक हैं वो हैं वाटसन, जो कि जल के रास्ते से सेना को लेकर के आ रहे हैं कलकत्ता। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता की जीत ने अंग्रेजों की सारी समस्या को ही खत्म कर दिया, क्योंकि उस समय बंगाल भारत का बहुत ही अमीर प्रांत था। बंगाल पर कब्जे के बाद अंग्रेजों को बहुत सारा धन प्राप्त होता है, जिससे अंग्रेजों की सारी समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक। हमने आपको बताया था कि बंगाल जो है वो उस समय का विश्व का सबसे ज्यादा अमीर क्षेत्रों में से एक क्षेत्र था। आप जानते होंगे कि औरंगजेब के समय में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, भारत में विश्व की सबसे बड़ी लड़ाकू सेना थी, भारत में सबसे ज्यादा युद्ध लड़ने वाले सैनिक थे, भारत में जो सैनिक थे वो विश्व के सबसे ज्यादा सैनिकों में से और सबसे ज्यादा लड़ाकू सैनिकों में से एक थे। और बंगाल जो था वो भारत का हृदय था, हृदय यानी सबसे ज्यादा सेना, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, सबसे ज्यादा धनवान लोग। तो ये सारी तरह से बंगाल क्या था, गढ़ था, भारत की शक्ति का गढ़ था। यानी बंगाल पर जिसका नियंत्रण हो रहता था, कहा जा सकता था वो भारत पर नियंत्रण करने की क्षमता रखता था। कारण कि क्योंकि बंगाल सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। तो जब अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को पुनः जनवरी 1757 में क्या कर लिया, जीत लिया, तो
एक तरह से यह निश्चित हो गया कि कर्नाटिक वार में अंग्रेजों की जीत होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि बंगाल से बहुत सारा धन अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, और धन ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा व्यक्ति सेना बना सकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति साधन खरीद सकता है, हथियार खरीद सकता है, गोला बारूद खरीद सकता है, और इन सब की मदद से ही युद्ध जीत सकता है। ठीक, तो वो समस्या अंग्रेजों की क्या हो गई? समाप्त हो गई। क्योंकि एक कंपनी बड़ी मात्रा में सैनिक अपने देश से नहीं ला सकती थी, उसे इसी देश के लोगों को लेकर सेना में भर्ती करना था। तो कंपनी भी यही करती थी, जो बड़े ओहदे होते थे, बड़े रैंक के ऑफिसर होते थे, वो अंग्रेज होते थे, और बाकी जो नीचे की सेना होती थी वो भारतीय होती थी। बाद में चल के 1857 के विद्रोह के बाद इसमें बदलाव किया गया कि अंग्रेजी सेना ज्यादा की गई, भारतीय सेना कम की गई। ठीक, ये 57 के बाद की घटना है। उससे पहले बस मात्र कुछ गिने हुए चुने हुए अंग्रेज भारतीय सेना में होते थे, बाकी सारे के सारे जो थे वो सब भारतीय सैनिक ही हुआ करते थे। ठीक, तो बंगाल पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने 1757 में, जनवरी 1757 में बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया। जून 1756 को अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा था इसी बंगाल में, और जनवरी 1757 में बंगाल को क्या कर लिया? जीत लिया गया क्लाइव द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि अगर क्लाइव की जगह डुप्ले बंगाल पर कब्जा कर लेता तो भारत पर अंग्रेजों का नहीं, फ्रांसीसियों का अधिकार होता। ठीक, हमने पहले ही बताया कि बंगाल भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। बंगाल एक वो समय था जब भारत के बादशाह यानी मुगलिया सल्तनत के बादशाह के पास भी उतनी जमीन नहीं थी, उतनी क्षमता नहीं थी, उतने सैनिक नहीं थे जितने बंगाल के नवाब के पास जमीन, समृद्धि और क्षमता थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बंगाल कितना बड़ा प्रोविंस है, कितना बड़ा राज्य है, कितना बड़ा प्रांत है उस समय। तो बंगाल उसमें सबसे उपजाऊ प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो उस समय स्वाभाविक बात था कि जिस भी कंपनी, जिस भी देश का नियंत्रण बंगाल में होता, वही देश, वही कंपनी पूरे देश पर, भारत के पूरे क्षेत्र पर क्या करती? अधिकार करती, राज्य करती। क्योंकि जिसके पास सबसे धन आएगा वही सबसे बड़ी सेना एकत्रित करेगा, वही सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी खरीदेगा, वही सबसे ज्यादा हथियार खरीदेगा, और वही उसी का क्या होगा? आधिपत्य होगा, उसी का राज्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सिराजुद्दौला कलकत्ता को जीतता है तब इसका नाम अली नगर रखता है, और इसे अमीन चंद को सौंपकर मुर्शिदाबाद चला जाता है। हमने आपको बताया कि जून 1756 में सिराजुद्दौला कलकत्ता यानी फोर्ट विलियम को जीत लेता है। अब फोर्ट विलियम को जीत करके अपने एक विश्वास पात्र अमीन चंद्र को वहां का राजा नियुक्त कर देता है, और कह देता है ये पूरी तरह से आपके जिम्मे है, आपके ऊपर निर्भर है। अबे कलकत्ता लीजिए आप, फोर्ट विलियम आप चलाइए। और वहां से कहां चला गया? वहां से मुर्शिदाबाद चला गया। लेकिन जब अंग्रेज पुनः जनवरी 1757 में आक्रमण करते हैं बंगाल पर, यानी कलकत्ता पर आक्रमण करते हैं, किसके नेतृत्व में? क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में जब आक्रमण करते हैं अंग्रेज, तो ये जो अमीन चंद्र है ये क्लाइव के हाथों बिक जाता है। अमीन चंद ने युद्ध नहीं किया क्लाइव के साथ। अगर अमीन चंद्र वहां युद्ध किया होता, अमीन चंद का सहयोग देने के लिए फौजें आई होती और सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं एफर्ट किया होता, तो आज भारत का परिदृश्य ये नहीं होता जो आज था है। क्योंकि यहाँ पर फिर शासन अंग्रेजों का नहीं हो सकता था। लेकिन अमीन चंद जो है वो बिक जाते हैं, किसके हाथों? तो क्लाइव के हाथों अमीन चंद क्या हो गए? बिक गए। क्लाइव के हाथों अमीन चंद बिक गए। क्लाइव ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, जितना तुम धन पूरे जीवन में नहीं कमा पाओगे उतना धन दूंगा। और इस बात से अमीन चंद बिक गए, और अमीन चंद बड़े आराम से फोर्ट विलियम को अंग्रेजों को सौंप दिया। ये बात अलग है कि इस अमीन चंद को एक फूटी कौड़ी भी क्लाइव ने नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेज मात्र धोखेबाज के सिवा और कुछ नहीं थे। वो कूटनीति, रणनीति और किसी भी तरह के विश्वास पात्र के लायक उस समय नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीन चंद ने पूरी तरह से कलकत्ता या फोर्ट विलियम किसको सौंप दिया?
क्लाइव को सौंप दिया। क्लाइव ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, लेकिन क्लाइव ने बाद में वो धन दिया भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइव जब अपनी सेना लेकर आता है तब वह अमीन चंद को धन का लालच देकर अपनी तरफ मिला लेता है, लेकिन कभी वो धन देता नहीं है। अगला पॉइंट, जब क्लाइव का कलकत्ता पर अधिकार हो जाता है तब मजबूर होकर सिराजुद्दौला को क्लाइव से एक संधि करनी पड़ती है। यह अली नगर की संधि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि कलकत्ता का नाम अली नगर हो गया था। अब यहाँ से हमारा क्या प्रारंभ हो रहा है? अली नगर की संधि। और अली नगर की संधि कब हो रही है? तो 9 फरवरी 1757 को प्रारंभ हो रही है अली नगर की संधि। 9 फरवरी 1757 को होती है अली नगर की संधि। 9 फरवरी। याद है आपको कि जनवरी 1757 में अंग्रेज क्या करते हैं? जीतते हैं। किसको? फोर्ट विलियम या कलकत्ता को अंग्रेज जीत लेते हैं और फरवरी में 9 फरवरी को संधि करते हैं। किससे? सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला के साथ 9 फरवरी को कलकत्ता की संधि होती है, लेकिन उस समय नाम इसका कलकत्ता नहीं है, उस समय नाम क्या है? अली नगर। क्योंकि आपको याद होगा कि जून 1756 में सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम या कलकत्ता का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो अली नगर कर दिया है। इसके कारण से इस संधि का नाम भी अली नगर की संधि के नाम से जाना जाता है। वैसे इसे अली नगर के नाम से कोई जानता नहीं है, कोई को कहता नहीं है कभी कि कलकत्ता का नाम भी कभी अली नगर था, क्योंकि बार बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अली नगर किस शहर का नाम है। तो अली नगर फोर्ट विलियम या कलकत्ता का नाम था अली नगर। और अली नगर की संधि होती है किसके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। और कब? तो 9 फरवरी 1757 को ये संधि होती है। ठीक, जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही संधि पर टॉपिक है। तो अब बात करते हैं कि आखिर इस संधि में क्या होता है। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच इस संधि में क्या ऐसी बातें निर्धारित की जाती हैं, तो चलिए देखते हैं इन बातों को। पहला पॉइंट, यह संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस संधि के तहत नवाब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। नवाब यानी कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को क्या कहा कि ठीक है, आप बंगाल में क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। बंगाल यानी पूरा क्षेत्र बंगाल का, उसमें आप व्यापार कर सकते हैं, आप बंगाल में व्यापार कर लीजिएगा। ये संधि का पहला नियम था। चलिए अगला, इस संधि के तहत अंग्रेज बंगाल के किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अली नगर की संधि के तहत अंग्रेज कहते हैं किससे? सिराजुद्दौला से, कि हम बंगाल के किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अंग्रेज हमेशा बंगाल के सारे मामलों में हस्तक्षेप करते ही रहे। वो कभी बंगाल से बाहर नहीं रहे, वो कभी आंतरिक मामलों से बाहर नहीं रह पाए। अगला पॉइंट करें, अंग्रेजों की दुर्गीकरण का आदेश दे दिया गया। अभी तक हमने बताया था अलीवर्दी खान तक किसी भी नवाब ने अंग्रेजों को या किसी भी यूरोपियों को बंगाल में किले निर्माण का आदेश नहीं दिया था। किले निर्माण का अर्थ हो गया कि आपने अपने संरक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए किला बना लिया, एक दुर्ग बना लिया, और अब आप फिर चुनौती दे सकते हैं उस राजा को, उस नवाब को। तो आपको यह अधिकार ही अगर न दिया जाए, किला निर्माण का, फोर्ट निर्माण का आदेश ही न दिया जाए, तो आप कहाँ कैसे लड़ेंगे? आपका कोई स्थान विशेष नहीं होगा, तो आप लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इस अली नगर की संधि ने अंग्रेजों को वो भी अधिकार दे दिया गया कि ठीक है, आप अपने दुर्ग बना लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या था? इस संधि के तहत नवाब अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। दूसरा, अंग्रेजों को दुर्गीकरण करने का आदेश दे दिया गया। अगला, सिराजुद्दौला ने 3 लाख का हर्जाना भी अंग्रेजों को दिया। कैसा हर्जाना? जो युद्ध हुआ था, ठीक है, जो अंग्रेजों का की क्षति हुई थी। अंग्रेजों ने कहा कि मेरी बहुत क्षति हुई, आपने मुझे हराया और फिर से हम आए यहाँ पर, और फिर से हम यहाँ पे आकर के स्टेबल हुए, इसमें मेरी बहुत क्षति हुई, इसलिए आप मुझे क्या दीजिए? हर्जाना दीजिए। कितने का? तो 3 लाख का हर्जाना दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने, इस संधि, अली नगर की संधि के तहत। ठीक, तो पहला, व्यापार करने की अनुमति। दूसरा, दुर्गीकरण का आदेश। और तीसरा, 3 लाख रुपए का हर्जाना दिया सिराजुद्दौला ने। अगला पॉइंट, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को मुद्रा छापने की भी इजाजत दे दी। सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है,
आप अपनी मुद्रा क्या कर सकते हैं, बंगाल में छाप सकते हैं और वो वैध होगी, वो चलेगी, वो मान्य मुद्रा होगी, उसे बंगाल सरकार जो है वो मान्यता देगी, आप अपनी मुद्रा छाप सकते हैं। तो देखिए फिर से सारी बातों को एक साथ देखिए। पहला, बंगाल में व्यापार करने का आदेश। दूसरा, दुर्गीकरण का आदेश। तीसरा, 3 लाख रुपए का हर्जाना। चौथा, मुद्रा छापने का आदेश। और सिराजुद्दौला के आंतरिक मामले में अंग्रेज दखल नहीं देंगे, ये भी इस शर्त का एक हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं। अलीनगर की संधि के तहत यह भी कहा गया कि अंग्रेज किसी दूसरे व्यापारी पर या यूरोपीय पर आक्रमण नहीं करेंगे। अलीनगर की संधि के तहत एक बात और थी कि अंग्रेज जो हैं वो किसी भी दूसरे यूरोपीय पर आक्रमण नहीं करेंगे, जैसे यूरोपीय, पुर्तगाली या फिर डच या स्पेनिश या किसी भी दूसरे जो यूरोपीय भारत में हैं, जो भारत में व्यापार कर रहे हैं बंगाल में, उन पर अंग्रेज आक्रमण नहीं करेंगे। ये बात का भी क्या था, घोषणा थी किसमें, अलीनगर की संधि में इस बात का भी जिक्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी समय क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सारे सहयोगियों को अपने पक्ष में करना प्रारंभ कर दिया। अब ध्यान दीजिए, क्लाइव के पास सेना नहीं है। आप बस इतना समझिए कि जब क्लाइव कर्नाटिक युद्ध से यानी दक्षिण की लड़ाई से जब उसे पता चल रहा है कि नहीं कलकत्ता या फोर्ट विलियम अंग्रेजों के हाथ से चला गया, तो 2 प्रकार की सेना हमने बताया। एक थल सेना, किसके नेतृत्व में, क्लाइव के नेतृत्व में। एक जल सेना, किसके नेतृत्व में, तो वाटसन के नेतृत्व में बंगाल आती है या कलकत्ता आती है। उस समय क्लाइव के पास मात्र 300 सैनिक थे। तो अगर उस समय सिराजुद्दौला का क्लाइव से आमने सामने का युद्ध होता तो क्लाइव कभी भी किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास सैनिक मात्र 300 थे। लेकिन क्लाइव जो है वो बहुत ही चालाक व्यक्ति है, बहुत ही चतुर व्यक्ति है, इसलिए वो आमने सामने के युद्ध से क्या करता रहा, बचता रहा। आपको याद है कि जब कलकत्ता को जीतकर सिराजुद्दौला जा रहा है, ठीक, तो वो कलकत्ता का नियंत्रण करता यानी कलकत्ता का राजा, फोर्ट विलियम का राजा किसको बना दे रहा है, मानिक चंद को बना दे रहा है। और वो क्या हो जा रहे हैं, वो बिक जा रहे हैं, किसके हाथों, क्लाइव के हाथों बिक जा रहे हैं। ये बात ध्यान दीजिए। तो क्लाइव आमने सामने के आगे युद्ध लड़ ही नहीं रहा, उससे बच रहा है, क्योंकि उसके पास सैनिक कम है, उसके पास धन कम है, ठीक। लेकिन उसने यहाँ पर कूटनीति से काम किया। उसने सिराजुद्दौला, अब जब वो कलकत्ता जीत चुका है, अलीनगर की संधि कर रहा है, तो उस समय अलीनगर की संधि करते समय या उससे पहले से ही, कलकत्ता जीतने के बाद से ही उसने सिराजुद्दौला के सारे सहयोगियों को धीरे धीरे करके अपने में मिलाना शुरू कर दिया। अब एक राजा का सहयोगी कौन है, ध्यान दीजिए और बताइए। तो राजा का सहयोगी है सबसे पहला उसका सेनापति, राजा का सहयोगी है सबसे बड़ा उसके व्यापारी, राजा के सहयोगी है उसके बैंकर, राजा के सहयोगी है उसके भरोसेमंद सैनिक। और इन सारे लोगों को कहीं न कहीं क्लाइव ने क्या किया, खरीद लिया। तो किनको किनको खरीदा, एक सरसरी निगाह हम उनको देखते हैं। पहला, मीर जाफर। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का क्या है, मुख्य सेनापति है, उसको अपने पक्ष में कर लिया क्लाइव ने। दूसरा, राय दुर्लभ। राय दुर्लभ कौन है, ये सेना नायक हैं। अब एक सेनापति सबसे हेड, उससे नीचे का जो पोस्ट है वो राय दुर्लभ है, वो भी किसके पक्ष में चले गए, क्लाइव के पक्ष में चले गए। अगला, मानिक चंद। मानिक चंद कौन था, एक कलकत्ता का प्रभारी जिसके जिम्मे फोर्ट विलियम सौंप कर चले गए थे, कौन, सिराजुद्दौला। तो ये मानिक चंद भी बिक गए, किसके हाथों, क्लाइव के हाथों। अगला, अमीन चंद। अमीन चंद कौन है, सौदागर है या यूं कहें तो व्यापारी है। कौन है, व्यापारी है। तो ध्यान दीजिए, पहले सेना उनके पक्ष में अंग्रेजों के पक्ष में चली गई। दूसरा, सेना नायक अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। मानिक चंद कलकत्ता का प्रभारी अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। अमीन चंद सौदागर या व्यापारी अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। खादिम खान एक छोटी टुकड़ी का मालिक, सैनिकों के एक छोटी टुकड़ी का मालिक जो था वो अंग्रेजों के पक्ष में चला गया, ठीक। जगत सेठ, ये कौन है, ये सबसे बड़े बैंकर हैं, कहाँ के, बंगाल के सबसे बड़े बैंकर हैं जगत सेठ। ये भी किसके पक्ष में चले गए, अंग्रेजों के पक्ष में चले गए। अब देखिए धीरे धीरे
पूरी तरह से सिराजुद्दौला को हर तरह से कमजोर कर रहा है। सैनिक पक्ष कमजोर कर रहा है, धन वाला पक्ष कमजोर कर रहा है, यानी हर तरह से सिराजुद्दौला को तोड़ करके अंग्रेज मजबूत होते चले जा रहे हैं। और सबसे अंग्रेजों ने यही बस वचन दिया कि हाँ, हम आपको बहुत धन देंगे, हम आपको बहुत धन देंगे, हम आपको बहुत धन देंगे। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी अंग्रेजों ने अपना कहा निभाया नहीं। इनमें से सारे लोगों को जिनसे भी संधियां हुई हैं, उनके किसी भी व्यक्ति को एक भी संधि के तहत कोई भी चीज मिलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो प्रॉमिस किया गया अंग्रेजों के द्वारा, किससे किया गया? तो मीर जाफर से किया गया। मीर जाफर से क्या कहा गया? मीर जाफर से कहा गया कि हम, अगर आप सिराजुद्दौला को मारने में, सिराजुद्दौला को हटाने में, बंगाल के नवाब के पद से हटाने में हमारी मदद करते हैं। किससे कहा गया? मीर जाफर से, कि अगर आप सिराजुद्दौला को हटाने में हमारी मदद करते हैं तो आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर तुरंत अंग्रेजों के पक्ष में क्या किया? आ गया। क्या बनने के लिए? नवाब बनने के लिए। अब एक भाई सेनापति है, सेनापति को नवाब का पद दे दिया जाए और बदले में उसको अपने नवाब से धोखा देना है तो धोखा देगा, स्वाभाविक बात है, वो धोखा देगा। ठीक, क्योंकि ये तो प्रथा चली आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ प्रथा चली आ रही है, धोखा देने की, पुत्र का पिता को मारने की, भाई को मारने की, एक विश्वास पात्र को अपने राजा को मारने की, सबकी प्रथा चली आ रही है। तो उस प्रथा में ये शामिल ही क्यों ना हो, तो ये भी शामिल हुआ। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को क्या दिया? धोखा दिया, और उससे गद्दारी करके इसकी सेनाएं जब खड़ी होंगी, कब? प्लासी के युद्ध में इसकी सेनाएं, यानी मीर जाफर की सेनाएं जब खड़ी होंगी, ये लड़ेंगी ही नहीं। और ये बात तुरंत पता चल जाएगी किसको? सिराजुद्दौला को। और ये युद्ध के मैदान में अपनी पत्नी को लेकर ऊंट पर बैठकर भाग जाएगा। चलिए, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तक जहां पहुंचे वहां की बात करें। अगला पॉइंट करते हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सारे सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लिया, तब उसने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया। अब ध्यान दीजिए, अलीनगर की इतनी संधियां हुई थी, ये सारी बातें अलीनगर की संधि में जब हुई थी। अब जब क्लाइव जान गया कि भाई हमने सिराजुद्दौला को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है, इसके सारे सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लिया है, तब क्लाइव ने क्या किया? अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया। और अलीनगर की संधि का उल्लंघन आखिर में क्यों कर रहा है? बस एक कारण कि अब सिराजुद्दौला इससे गुस्सा हो और सिराजुद्दौला कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अंग्रेजों से उसका युद्ध हो, और सिराजुद्दौला को उस युद्ध में परास्त करके इस पूरे बंगाल को हम क्या कर लें? अपने कब्जे में, अपनी मुट्ठी में कर लें, और बंगाल का नियंत्रण हम अंग्रेज करें, हम एक व्यापारी से एक शासक के तौर पर बदल जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हुए क्लाइव ने डचों के क्षेत्र चिनसुरा पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्लासी के युद्ध का त्वरित कारण थी। ठीक, अब क्लाइव ने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया था, किसमें? अलीनगर की संधि में। अलीनगर की संधि में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति, यानी दो लोग थे अलीनगर की संधि में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। तो कहा गया कि यूरोपीय जो हैं वो किसी दूसरे यूरोपीय पर, यानी अंग्रेज किसी दूसरे यूरोपीय को परेशान नहीं करेंगे, उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं? जब वो देख लेते हैं कि हम पूरी तरह से सिराजुद्दौला को हरा सकते हैं, इनके सारे लोगों को अपने हम पक्ष में कर लिए हैं, अब हमें सिराजुद्दौला से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तब ये अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हैं। और ये बात सिराजुद्दौला समझ नहीं पाता है, और क्या होता है? यही प्लासी के युद्ध का कारण बनता है, और वही अंग्रेज चाहते थे। अलीनगर की संधि हुई, अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेज चाहते थे कि सिराजुद्दौला से अब आमने सामने का युद्ध हो। उससे पहले से अंग्रेज नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उससे पहले अंग्रेज कमजोर थे, क्योंकि अंग्रेजों के मात्र 300 में बताया सैनिक थे यहाँ पर, तो वो लड़ ही नहीं सकते थे सिराजुद्दौला से आमने सामने का युद्ध। इसलिए क्लाइव हमेशा बचता रहा आमने सामने के युद्धों से। लेकिन अब जब वो देख रहा है कि वो सिराजुद्दौला के सारे सेना नायकों को, अच्छे अच्छे लोगों को, व्यापारियों को, बैंकरों को, सेनापतियों को, टुकड़ियों के सेनापतियों को, सबको अपने में कर लिया है, तब वह एक आमने सामने का युद्ध चाहता है। और उसके लिए पहल भी किससे करवाना चाहता है? सिराजुद्दौला से पहल करवाना चाहता है। कैसे? तो अलीनगर की संधि को तोड़ करके, चिनसुरा पर आक्रमण करके, पुर्तगालियों के क्षेत्र पर क्या करके? उसे जीत करके, सॉरी पुर्तगालियों के नहीं, डचों। आगे बढ़ता है। क्लाइव जब कलकत्ता जीतने आया था तो उस समय उसके पास मात्र 300 सैनिक थे, इसीलिए उसने आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 1757 को क्लाइव पुनः कलकत्ता को जीत लिया। हालवेल की पुस्तक
एलाइव द वंडर है। हमने पिछले वीडियो में यानी कि बंगाल का भाग 7 में हमने बात की थी हॉलवेल की, और हॉलवेल की पुस्तक से हमने रेफरेंस दिया था किसका, ब्लैक होल की घटना की। ठीक, तो हमने बताया था, उसमें हमने शायद पुस्तक का नाम नहीं बताया। तो हॉलवेल की जो पुस्तक है उसका नाम है एलाइव द वंडर। तो वो पूरी ब्लैक होल की जो घटना थी वो इसी पुस्तक एलाइव द वंडर से ही क्या की गई थी, ली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीनगर की निम्न शर्तें थी। अभी जो शर्तें आपने पढ़ी उसके अलावा भी एक दो शर्तें और थी। कौन? मुगल फरमान में दी गई सुविधाओं को नवाब स्वीकार करेंगे। मुगल फरमान यानी कौन? फर्रुखियर द्वारा दिया गया मुगल फरमान, उसको कौन स्वीकार करेगा? नवाब स्वीकार करेंगे। चलिए स्वीकार करेंगे। दस्तक के माध्यम से आने वाली वस्तुओं को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोई चुंगी नहीं लगेगी। दस्तक यानी अंग्रेजों ने अगर जारी कर दिया है कोई लेटर, तो ऐसी किसी भी वस्तु पर कोई भी चुंगी नहीं लगेगी। बंगाल सरकार उस पर कोई भी कर नहीं लेगी। किससे? दस्तक की जारी की हुई गई वस्तुओं से। ठीक है, चलिए। समस्त छीनी गई वस्तुएं वापस की जाएंगी। किसकी? अंग्रेजों की। अभी तक जितनी भी वस्तुएं छीनी गई थी, जो जब्त की गई थी, वो सब अंग्रेजों को क्या की जाएंगी? वापस की जाएंगी। अमीन चंद और वाटसन के बीच समझौता। अमीन चंद कौन है? सौदागर हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, यानी सबसे बड़े धन्ना सेठ हैं। कहाँ के? बंगाल के। तो ये इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से समझौता किया। इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, हम आपका साथ देंगे, हम सिराजुद्दौला से गद्दारी करेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? अमीन चंद की शर्त क्या है? अमीन चंद ने कहा कि हम अंग्रेजों का साथ तब लेंगे जब सिराजुद्दौला को जब आप हरा देंगे तो सिराजुद्दौला के राजकोष में जितना धन है उसका आधा आप हमें दे देंगे, और प्लस 3 लाख और हमें दे देंगे। ठीक, अगर इतना आप हमें दे रहे हैं तब हम आपका क्या देंगे? साथ देंगे। अंग्रेजों ने सोचा, मन ही मन क्लाइव ने सोचा, वाटसन ने सोचा कि भाई ये आदमी पागल लोगल है क्या? सारा मेहनत हम अंग्रेज करेंगे और उसके बाद जब हम सिराजुद्दौला को हराएंगे तो उसमें से आधा धन हम इसको दे देंगे और उसके अलावा 3 लाख और देंगे। तो क्या अंग्रेज पागल है? हम तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि अंग्रेजों ने कह दिया हाँ ठीक है, हम आपको देंगे। क्या सिचुएशन थी? अगर मान लीजिए अमीन चंद को अंग्रेज मना कर देते तो सिराजुद्दौला से जाके वो बता सकता था, और अगर नहीं भी बताता तो अंग्रेजों का साथ नहीं देता। अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो जो इसका धन है वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगता, और अंग्रेज जो सेना बना पा रहे हैं, जो बाकियों को खरीद पा रहे हैं, वो नहीं खरीद पाते। तो इसलिए अमीन चंद से कहा गया कि ठीक है भाई साहब, हम आपको क्या दे देंगे? हम आपको सिराजुद्दौला से के कोष में जितना धन होगा उसका आधा और 3 लाख रुपया और दे देंगे। ठीक, और अमीन चंद खूब खुश हो गए कि हाँ चलिए। लेकिन फाइनली हुआ क्या? 2 लेटर बनाए गए। अब अमीन चंद से समझौता होगा ना, तो अमीन चंद से समझौता जब हुआ तो असली लेटर पे नहीं हुआ, 2 जाली लेटर बनाए गए, एक सफेद, एक लाल। ठीक, एक पर अमीन चंद की सारी बातें लिखी हुई थी और क्लाइव ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, लेकिन वाटसन ने उस पर सिग्नेचर नहीं किया। और वाटसन कहा नहीं भाई, हम इतना फ्रॉड नहीं करेंगे कि हम इसे कहें कि आज दे देंगे। तो सोचिए, डुप्लीकेट कागजात पर भी वाटसन ने सिग्नेचर नहीं किया, तो डुप्लीकेट कागजात पर भी क्लाइव ने अपना फर्जी सिग्नेचर मारा और अमीन चंद के सामने पेश कर दिया गया। अमीन चंद ने देखा कि वाह बहुत अच्छे, और मान लिया गया। अब बाद में उस अमीन चंद को वाटसन और क्लाइव जीतने के बाद, यानी कि सिराजुद्दौला को हराने के बाद, जब अमीन चंद पैसा मांगने लगे किससे? क्लाइव और वाटसन से, तो क्लाइव और वाटसन ने मिल करके अमीन चंद को क्या कर दिया? मार दिया। वो अमीन चंद जिन्होंने पैसे के लालच में सिराजुद्दौला को धोखा दिया, उस अमीन चंद की हत्या क्लाइव और वाटसन ने युद्ध जीत जाने के बाद कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इस अमीन चंद और वाटसन का भी समझौता क्या है? अमीन चंद ने अंग्रेजों से कहा कि मैं तभी समझौता करूंगा जब अगर सिराजुद्दौला हार जाता है तो बंगाल के राजकोष का आधा धन मुझे दिया जाएगा, और कमीशन के तौर पर 30 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं, 30 लाख और दिया जाएगा।
उस समय की नाजुक हालत को देखते हुए अंग्रेजों ने उसकी बात को मान लिया, लेकिन अंदर ही मन में जब संधि पत्र अंग्रेजों ने तैयार किया तब दो संधि पत्र तैयार किया, एक जाली और दूसरा वास्तविक। वास्तविक संधि पत्र किस रंग का था? तो सफेद रंग का था। और जाली संधि पत्र किस रंग का था? तो लाल रंग का था। ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है कि जो जाली संधि पत्र है वो किस रंग का है। तो जाली संधि पत्र लाल रंग का है, लाल यानी खतरा, और वास्तविक संधि पत्र सफेद रंग का है। ठीक है। अमीन चंद के वादे जाली वाले पर लिखा हुआ था, असली वाले पर वह वादे नहीं लिखे गए थे। इस नकली वाले पर वाटसन ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस जाली संधि पत्र पर वाटसन हस्ताक्षर वाटसन का हस्ताक्षर किसने कर दिया? क्लाइव ने हस्ताक्षर कर दिया, यानी जाली संधि पत्र पर जाली हस्ताक्षर। ठीक। हमने कहा कि क्या हुआ? अमीन चंद ने कहा कि भाई साहब, जब आप सिराजुद्दौला को हरा देंगे तो बंगाल का जो राजकोष है उसका आधा धन मुझे दे देंगे और 30 लाख रुपया और मुझे दिया जाएगा। अंग्रेज चूंकि दिल से इस बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन उस समय इतनी सिचुएशन ऐसी थी कि अंग्रेजों ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे, हम ठीक है, हम मान लिए। ठीक। उस समय उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनकी बातों को स्वीकार करने के लिए दो पत्र तैयार किए गए, एक जाली पत्र और एक वास्तविक पत्र। जो जाली पत्र था वो लाल रंग का था, जो वास्तविक पत्र था वो सफेद रंग का था। अमीन चंद से जो बातें लिखी गई थी वो जाली वाले पर लिखी गई थी, वास्तविक वाले पर नहीं लिखी गई थी। और अमीन चंद का जो जाली पत्र था, जो लाल पत्र था, वो जब वाटसन के सामने आया तो वाटसन ने कहा कि नहीं, अब मैं इतना गिरा हुआ हरकत नहीं करूंगा, मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करूंगा। तो उस पर भी क्लाइव ने वाटसन का भी सिग्नेचर कर दिया, यानी एक तो जाली दस्तावेज और जाली दस्तावेज पर जाली हस्ताक्षर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में क्लाइव और वाटसन ने मिलकर अमीन चंद को मार डाला। ठीक। अमीन चंद को क्या कर दिया? मार दिया। तो इस प्रकार से क्या समाप्त होता है? अलीनगर की संधि समाप्त होती है। ये पूरी अलीनगर के आज का टॉपिक जो हमारा था अलीनगर की संधि थी। अलीनगर की संधि के तहत आपने देखा कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम को पहले जीत लेता है जून 1756 में। जून 1756 में ही ब्लैक होल की घटना होती है कलकत्ता जीतने के बाद। और उसके बाद फिर जब दक्षिण में ये सूचना पहुंचती है तो क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है, एक जल मार्ग से, एक स्थल मार्ग से। वो सेना आ करके धीरे धीरे उस पूरे फोर्ट विलियम को फिर से जीत लेती है। जो कलकत्ता के प्रभारी हैं मानिक चंद, उनको खरीद लिया जाता है क्लाइव द्वारा, और क्लाइव ने पूरी तरह से कलकत्ता को अपने वश में कर लिया। लेकिन मानिक चंद को 1 रुपया भी क्या किया? नहीं दिया। ध्यान रखिए, मानिक चंद को भी 1 रुपया नहीं दिया गया और अमीन चंद को भी 1 रुपया नहीं दिया गया। दोनों को बस धोखा दिया गया और दोनों को मार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीत लिया, कलकत्ता को फिर से जीत लिया। कलकत्ता को जीतने के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ एक संधि की। इस संधि का नाम अलीनगर की संधि थी। इस संधि के अंतर्गत ये था कि अंग्रेज विदेशियों पर या यूरोपियों पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक। अंग्रेज अपना जो किला है उसका निर्माण करेंगे। अंग्रेजों को हर जाने के तौर पर 3 लाख रुपए सिराजुद्दौला द्वारा दिया जाएगा। ठीक। ये सारी बातें किसमें थी? इस अलीनगर की संधि में। बंगाल में व्यापार का अधिकार दिया जाएगा, दुर्गीकरण का अधिकार दिया जाएगा, मुद्रा छापने का अधिकार दिया जाएगा, सिराजुद्दौला 3 लाख रुपए देंगे। ये सारी बातें अलीनगर की संधि में थी। अलीनगर की संधि की गई। अलीनगर की संधि के बाद धीरे धीरे क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सारे व्यक्तियों को अपने में मिलाना शुरू किया। जब क्लाइव ने देखा कि सिराजुद्दौला अब अकेला पड़ गया है, अब वो हमसे आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं सकता, तब अलीनगर की संधि का क्लाइव उल्लंघन करता है। और इसके बाद क्लाइव ने क्या किया? तो जो डच हैं उनकी क्षेत्र पर आक्रमण किया और जिससे आक्रोशित होकर के, क्रोधित होकर के सिराजुद्दौला ने युद्ध की घोषणा की। और फिर 2 सेनाएं आमने सामने आएंगी, एक अंग्रेजों की सेना और दूसरी सिराजुद्दौला की सेना। सिराजुद्दौला की वो सेना जिसमें अवश्य धोखेबाज भरे हुए हैं, लेकिन कुछ ईमानदार सिपहसालार भी हैं,
तो उन दोनों की सेनाएं अब आमने सामने होंगी। समय है 1757 का और युद्ध होगा प्लासी का। प्लासी का वो युद्ध जिसने भारत का नक्शा बदल दिया, प्लासी का वो युद्ध जिसने भारत की रूपरेखा बदल दी, प्लासी का वह युद्ध जिसने ये निर्धारित कर दिया कि भारत में अब अंग्रेजों का शासन चलेगा, प्लासी का वो युद्ध जिसने कि धीरे 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 पूरे भारत को अंग्रेजों के हाथों में, अंग्रेजों की गोद में सौंप दिया। तो अगला जो वीडियो हम लेकर के आएंगे वो प्लासी के युद्ध पर होगा। आज के लिए इतना ही। अलीनगर की संधि समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।